हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आ रही। ओके, मैं अटेंडेंस कॉल कर रहा हूँ, अटेंडेंस लगवा लीजिए। तलहा इस्लाम, शोएब हुसैन, हमजा फहीम, हमजा फहीम नहीं है। यहिया मालिक, प्रेजेंट सर। अब्दुल मोइज, प्रेजेंट सर। हसीबुर रहमान, प्रेजेंट सर। फैसल रजा, प्रेजेंट सर। तैमूर हमीदी, तैमूर, आसिफ अजीम, आसिफ अजीम, अवैस अली, अवैस अली, गुलाम मोहुद्दीन, गुलाम मोहुद्दीन नहीं है। मिनहाज, प्रेजेंट सर। शकीबा, प्रेजेंट सर। इकरा, प्रेजेंट सर। अनीका, अनीका नहीं है। मोहम्मद उजैर, मोहम्मद उजैर, मुस्कान, मुस्कान, अम्मार, प्रेजेंट सर। हुसैन नकवी, प्रेजेंट सर। नजीब, प्रेजेंट सर। अब्दुल वासे, अब्दुल वासे, कामरान पीरजादा, कामरान, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। रबियान, रबियान नहीं है। मोहम्मद हमजा, प्रेजेंट सर। अब्दुल हसीब, प्रेजेंट सर। अब्दुल ठीक, शहबाज अहमद, प्रेजेंट सर। जैनब, प्रेजेंट। सबूर, सबूर नहीं है। पर जफीर, जफीर, फरहीन, प्रेजेंट सर। अमना, प्रेजेंट सर। कमर, प्रेजेंट सर। दयान, दयान, रिजा, रिजा, उकाशा, प्रेजेंट। गुलाम मुर्तजा, गुलाम मुर्तजा, अफराज आलम। प्रेजेंट सर। कोई रह गया तो बता दे जल्दी से। कोई रह गया है? सर मैं हमजा फहीम। और कोई? और सर मैं तैमूर हमीदी। एनीवन एल्स? हो गए सारे? सर अवैस अली सर। अवैस अली, ठीक है। अच्छा जी, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों की कल की क्लास में आपको मैंने बताया था, दो बातें बताई थी। एक तो मैंने बताई थी कि मैंने CLO1 का रिव्यू करके आपको अपलोड कर दिया है। अच्छा, ये हुसैन नकवी आप 2 दफा लॉगिन हुए हैं? हुसैन नकवी, हुसैन, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, वो 2 बार हो गया था। आप 2 दफा हुए थे? चलें खैर, आपने बंद कर दिया।
अच्छा, बात मैं ये कर रहा था कि मैंने सीलो 1 की एक रिव्यू वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें स्टार्टिंग से एंडिंग तक के जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उसको हमने एक रिव्यू किया था। वो मैंने अपलोड कल कर दी थी, तो वो आप लोग देख लीजिएगा ताकि आपके कोई जो भी इश्यूज हों वो रिजॉल्व हो जाएं। और मैंने कहा था अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ लीजिएगा। दूसरी चीज़, कल जो हमने क्लास ली थी ट्यूटोरियल जिसमें हमने ऑल्टरनेटिंग को देखा था और थोड़ा सा आगे भी पढ़ा था, तो उसकी भी मैंने तमाम वीडियोस डाल दी हैं। तो ये काइंडली आप लोगों ने वीडियोस सारी ज़रूर देखनी है। अगर आप नहीं देखेंगे या तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट जो अगर जिन्होंने क्लास कम ली या नहीं ले सके उनके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई सवाल कोई चीज़ पूछनी है तो बता दीजिए, अदरवाइज फिर मैं आगे चलूँ। क्योंकि कल मेरे पास आई थिंक कोई ईमेल भी शायद आई थी किसी स्टूडेंट की, मुझे याद नहीं है, उसने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे तो मैंने कहा था क्लास में बताइएगा। तो आप में से अगर कोई है स्टूडेंट तो बता दे, कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई इशू? जी सर ये पूछना था कि फाइनल में मिड 1 और मिड 2 पाएंगे या नहीं? यार, फाइनल की बात तो मैंने नहीं कही ना, मैंने तो आपसे क्वेश्चंस कहे हैं। फाइनल के लिए आप पहली बात ये आउटलाइन पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आखिरी क्लास में आपको बता दूंगा। आउटलाइन इसीलिए दी जाती है कि ये सवालात आप लोग ना करें। आउटलाइन में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ते क्यों नहीं है। पहले दिन आपको आउटलाइन दी थी, आप आउटलाइन पहले पढ़ें, जो समझ में ना आए वो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछें, नहीं तो आखिरी क्लास में मैं बता दूंगा क्या होगा, सारा कोर्स इंक्लूड होगा। जी, और कोई किसी का सवाल है? क्वेश्चन पूछा करो भाई, जिसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती आप सॉल्व करते हैं, कहीं फंस जाते हैं, वो पूछा करें। कोई क्लास में से नहीं पूछता, ऐसा लगता है कि सबको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन जब क्विज या मिड होता है तो फिर नंबर नहीं आ रहे होते। तो मेहनत कर लो भाई, कर लो। आपके आखिरी वीक्स चल रहे हैं, ये 2 हफ्ते रह गए, उसके बाद तो ज़ाहिर एग्जाम है। अच्छा, दूसरी बात, आज आपका क्विज भी है, तो क्विज पहले मैंने सोचा था कि इसी टाइम में मैं रखता हूँ, लेकिन फिर मसला सिर्फ सबमिशन में आ जाता है, तो इसलिए फिर मैंने 4 बजे का टाइम रखा है ताकि आप लोग तमाम क्लासेस से फारिग हो जाएंगे और उसके बाद आप इसको सॉल्व करके। अच्छा, 4 बजे मैंने ओपन टाइम रखा है क्विज का, आपको आई थिंक ईमेल मिल चुकी होगी असाइनमेंट की, तो उसमें क्विज 5 आपका मौजूद है। ठीक है, जैसे ही 4 बजेंगे वो ओपन हो जाएगा, आप फ़ौरन उसको डाउनलोड करिएगा और उसको सॉल्व करिएगा, अपनी तैयार रखिएगा पहले से तमाम चीज़ें। उसको सॉल्व करने के बाद, क्योंकि 10 से 15 मिनट का क्वेश्चन है, तो 15 मिनट आपको मिल जाएंगे जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप उसको सॉल्व करने के बाद उसकी पीडीएफ फाइल बनाएंगे कैम स्कैनर से, जैसे कि बनाते हैं, और उस पीडीएफ फाइल को आप अपलोड कर देंगे उस असाइनमेंट में। ठीक है, 4:30 बजे आपका सबमिशन टाइम आखिरी है। 4:30 के बाद जो भी होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, फिर मैं 0 मार्क्स आपके लगेंगे। अगर इन केस मिसाल के तौर पर कि ये जैसे अब्दुल हसीब का नाम मुझे दिख रहा है, अब्दुल हसीब ने 4:20 पर वो सबमिट करने की कोशिश की स्लेट पर, वैसे ऐसा अभी हो नहीं रहा, बिल्कुल स्लेट सही चल रहा है, लेकिन इन केस अगर अब्दुल हसीब ने स्लेट पे अपलोड करने की कोशिश की और उस वक्त स्लेट में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, तो अब्दुल हसीब को चाहिए कि वो फौरन उसको ईमेल करे मुझे। और ईमेल इसलिए नहीं करेगा मैं चेक करूंगा, चेक मैं स्लेट से ही करूंगा। ईमेल से वो इसलिए करेगा कि बता देगा कि सर मैंने अपलोड करते वक्त कोई इशू हुआ था, इस वजह से मैंने ये देखें ईमेल कर दी। उसके बाद उसने अपलोड लाजमी करना है। ठीक है, फिर अगर वो लेट हो जाता है तो मैं देख लूंगा, ईमेल होगी तो मैं लेट यानी उसको कंसिडर कर लूंगा। हाँ, ये जरूर ख्याल रखिएगा कि ईमेल पे जमा करवाया जाने वाला पेपर और स्लेट पे जमा करवाया जाने वाला पेपर एक ही होना चाहिए। अगर उसमें जर्रा बराबर भी कोई प्रति बराबर चेंज हुआ तो ना सिर्फ आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे बल्कि पेनल्टी भी आपको पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप ख्याल रखें, क्योंकि वो फिर चीटिंग के अंदर आएगा, इंक्लूड होगा। ये चीज़ आपने नहीं करनी है। जो आप अगर आपने पूरा क्वेश्चन गलत जमा करा दिया ईमेल पे, वो बस आप वही फिर स्लेट पे देंगे, क्योंकि उससे सिर्फ आपके नंबर 0 आएंगे, पेनल्टी नहीं पड़ेगी आप पर। अगर आपने चेंज किया तो पेनल्टी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तो कोई सवाल किसी का, कुछ पूछना है कोई से रिलेटेड या कोई भी चीज़? सर ये क्विज के बारे में? आप अभी क्लास में क्या आए हैं? मैं इतनी देर से जी, ही बता रहा हूँ आपको। वो लेट हो गया सर। जी, कोई इसके बारे में जो आज है कोई आपका ओके 4 बजे। ओके सर। जी, और कोई सवाल किसी का? सबको क्लियर है भाई सारी चीज़ें? फिर कोई इशू नहीं होना चाहिए बाद में, फिर मेरे पास ईमेल पर या आपके व्हाट्सएप मैसेज नहीं आने चाहिए कि सर ये इशू था। मैंने तमाम चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, अब अगर आप इससे वायलेट करेंगे तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं लेक्चर की तरफ चलता हूँ। देखिए, कल हम लोगों ने ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स जो पढ़े थे, मैं पहले थोड़ी सी एक और चीज़ आपको बुनियादी तौर पर बता दूं। कल हमने जो ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स हमने पढ़े थे तो उसमें
एक चीज मैंने आपको कही थी एंगुलर मेजरमेंट में, अगर मैं यहाँ पर एक दोबारा से साइनोसॉइडल आपके लिए एक वेव बना लूं, तो ये साइनोसॉइडल, एक मिनट, ये हमारे पास साइनोसॉइडल ये वेव फॉर्म है, ठीक है। इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 2 पाई होता है, यहाँ पर आपके पास पाई होता है, यहाँ पर आपके पास पाई बाय 2 होता है, और यहाँ पर 1.5 होता है। 1.5 कितना होता है? 3/2 पाई, ठीक है। और इसके बाद वेव अपने आप को रिपीट कर रही है। तो मैंने आपको कही थी बात, अगर आप गौर करें तो ये 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है। तो ये एक तरह से पूरा कोई सर्कुलर मूवमेंट हो गई यहाँ तक। और जब ये दूसरी साइकिल शुरू हो रही है, इसका मतलब ये एक दूसरा सर्कुलर मूवमेंट आपकी स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो मैंने आपको कही थी बात कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको किसी ऐसी चीज से रिप्रेजेंट करें जो सर्कल में घूम रही हो, ठीक है, ताकि हमारी जो वेव फॉर्म है उसको हम कोई सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकें। तो आज हम जरा इस चीज को देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से होगा। तो मैं लेक्चर आपका ऑन कर लेता हूं। आप लोग हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू फेजर्स। भाई आवाज आ रही है सबको? हेलो जी सर। ठीक है, हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू फेजर्स। ये मैंने स्लाइड शेयर कर दिया आपके साथ। हेडिंग दीजिए इंट्रोडक्शन टू फेजर्स। अच्छा ये बताएं आप लोग कि फेजर का आपने पहले नाम सुना हुआ है? फेजर्स कहीं सुने हुए आप लोगों ने, या बिल्कुल नई चीज है आप लोगों के लिए? सर नहीं है, नई चीज है सर। अच्छा, फेज तो हमने कल देखा था, फेज एंगल, जिससे हमने कहा था ना फेज क्या होता है, एंगल होता है, ठीक है ना। चलें फेजर्स आप देख लेते हैं फिर क्या है। तो डेफिनेशन पे पढ़ते हैं। फेजर क्या कह रहा है? फेजर्स प्रोवाइड अ ग्राफिक मीन्स for representing quantities that have both magnitude and direction, angular position. Phasors are specially useful for representing sine waves in terms of their magnitude and phase angle, and also for the analysis of reactive circuits. देखो इसमें बहुत सारी बातें लिखी। पहली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें लिखी है वो ये लिखी है कि हमारे पास जो ये फेजर्स हैं, ये एक तो ये कि ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, एक बात ये नोट कर। दूसरी बात एक चीज और कर रहा है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को, यानी डायरेक्शन मतलब एंगुलर पोजीशन यानी एंगल। आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि ये जो दो चीजें हैं, यानी एक चीज मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज आपका एंगल, ऐसी चीज कहाँ देखी है आपने? ये तो मतलब सबने देखी हुई है, तो ये कौन सी ऐसी चीज है जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर बेस करती है? क्यों बता सकते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही, वेक्टर्स। वेक्टर्स में आपने क्या देखा था कि वेक्टर्स जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं एक ग्राफ में वेक्टर लूं तो आप लोग क्या कहते थे कि इस एरो हेड जो लाइन है इसकी लेंथ क्या चीज रिप्रेजेंट कर रही है? मैग्नीट्यूड। बिल्कुल सही। और ये एंगल क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है जो थीटा बनाते हैं एक्स एक्सिस के साथ? डायरेक्शन। यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेजर का है, यही कॉन्सेप्ट बिल्कुल फेजर का। इसमें भी वो यही कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ग्राफिक मीन्स में, यानी वेक्टर्स ही एक तरह से। और आगे क्या कह रहे हैं? फेजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग साइन वेव्स इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल, यानी वही चीज, दो चीजें आ रही हैं फॉर द एनालिसिस। अच्छा एनालिसिस को अभी छोड़ें। अच्छा आप देखें, आपके पास एक साइन वेव है, ठीक है, ये एक साइन वेव है, ये हमारे पास एक साइन वेव है, और अगर मैं एक साइन वेव यहाँ पे बना दूं तो इन दोनों में फेज डिफरेंस जो आ रहा है वो कितना आ रहा है हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल फाई आ रहा है, ठीक है। ये दो साइन वेव्स हैं, इसको हमने ए कह दिया, इसको हमने बी कह दिया। तो ए को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर इसकी पीक वैल्यू क्या लूं मैं? ए का मॉड ले लेता हूं, ठीक है। ऐसे ये मतलब रैंडम में ले रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए, कोई भी चीज ली जा सकती है, ठीक है। ए का हमने मॉड ले लिया, ए साइन ऑफ ओमेगा टी या थीटा, और अगर मैं बी लूंगा तो इसका हम बी का मॉड लेकर क्या कह सकते हैं? साइन ऑफ, बताइए कौन बताएगा? पाई टी। क्या होगा? कोई और से सर बेटा। ओमेगा टी, ये राइट पे जा रहा है, मैंने कल बताया था राइट पे जाएगा तो माइनस साइन के साथ एंगल शिफ्ट कर जाएगा। याद है बात? यस सर। जी सर। तो ये चीज बनती है। अच्छा अब इसमें अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या चीज है, जरा गौर करिए। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी हम देखेंगे आगे चल के होगा कैसे। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? तो अगर हम इसमें आप गौर करें तो आपको इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है। एक तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, दोनों का मतलब देखा जाए दो डिफरेंट है, इसका ए मॉड है, इसका बी मॉड है। दूसरी चीज क्या दिख रही है? फेज एंगल। कि इस पे फेज एंगल क्या मौजूद है?
इसमें अगर माइनस या प्लस जो भी लगा दो 0 डिग्री है। क्या ख्याल है आपका? सही कह रहा हूँ भाई? इसमें तो 0 है ना, जब भी तो है नहीं। जी सर। और इसमें 5 है। तो अगर आप देखें तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या चीज है? इसका मैग्नीट्यूड, और दूसरी चीज क्या है? इसका फेज एंगल। यही बात इसके डेफिनेशन में लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड और फेज एंगल। अच्छा, बाकी बच गया ओमेगा टी। ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी जो है वो इसमें सेम होती है, यानी किसी भी सिस्टम में आप ले रहे हो तो फ्रीक्वेंसी तो फिलहाल अभी चेंज नहीं हो रही। आप 2 फेज ले रहे हो, 3 फेज ले रहे हो जनरेटर में, यानी अगर पूरे पाकिस्तान की बात करूं तो सब जगह 50 हर्ट्ज चल रही है, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी एक है हमारे पास, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको ले ना ले। इसी तरह टाइम एक वेरिएबल है जो कि दोनों के लिए सेम है। इस पूरे एक्सिस पर टाइम दोनों के लिए सेम है। भाई ये वेव जो चल रही है या ये वेव जो चल रही है, इसका मैं एक्सिस अगर लूं तो ये है ओमेगा टी। तो टी तो दोनों के लिए सेम हो गया ना, तो टी भी सेम है और ओमेगा भी दोनों के लिए सेम है। तो इसका मतलब असल चीज क्या डिफरेंस डाल रही है? या तो मैग्नीट्यूड है या फिर उसका फेज एंगल है। ये बात समझ में आई सबको? जी यहाँ सर। तक बात समझ में आई कि आप जब भी साइन वेव को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? यही वो यहाँ पे कह रहा है कि फेजर्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग साइन वेव्स इन टर्म्स ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। ये दो बातें इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों है इसका मैंने रीजन दिया है कि इसमें इंपॉर्टेंट यही दो चीजें हैं। तो जब यही दो चीजें, तो उनको हम फेजर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। अब आपने फेजर नहीं पढ़ा तो इसलिए हम पूरा इसको पढ़ के देखते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ फेजर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। बात आ गई वेक्टर की जो हम कर रहे थे। इन इलेक्ट्रॉनिक्स अ फेजर इज अ टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर नहीं है, इसको वेक्टर नहीं कहेगा, इज अ टाइप ऑफ वेक्टर, ठीक है। कहाँ गया? बट द टर्म जनरली रेफर्स टू क्वांटिटीज दैट वेरी विद टाइम। यानी ये एक वेक्टर की टाइप है, मगर ये टर्म जो रिप्रेजेंट करती है वो उन क्वांटिटीज को करती है जो टाइम के साथ चेंज हो रही है। जैसे कि ये टाइम गुजरने के साथ ये चीज चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या करें? सच एज साइन वेव्स। एग्जांपल ऑफ फेजर्स आर शोन इन द फिगर। वो फिगर अभी हम देखते हैं। आगे कह रहा है द लेंथ ऑफ फेजर एरो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी। अब ये बात बताएं, पूरी वेक्टर वाली बात हुई कि नहीं हुई जो अभी हमने यहाँ की थी? लेंथ ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि लेंथ ऑफ फेजर जो होगा वो मैग्नीट्यूड होगा, और जो एंगल थीटा होगा रिलेटिव टू 0 डिग्री यानी एक्स एक्सिस के साथ जो होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंगुलर पोजीशन। यानी कि जैसे हमने यहाँ कहा था कि थीटा क्या होगी? इसकी डायरेक्शन। द स्पेसिफिक फेजर एग्जांपल इन पार्ट बी हैज अ मैग्नीट्यूड। अच्छा, ये अब इन्होंने एग्जांपल्स दिए, तो आओ चलो पहले हम इसकी एग्जांपल देख ही लेते हैं। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, वो आप सब नोट कर लें अपने पास। वो ये है, notice that positive angles are measured counterclockwise from the reference। याद रखिएगा, इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आप फेजर्स बना रहे होंगे तो हमारे पास कोई भी लाइन जो होगी, यहां से एंगल आप यूं लेना शुरू करेंगे। बताइए डायरेक्शन कौन सी? क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज है? बताइए भाई, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? को काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं ना, दोनों बात कहते हैं ना। तो ये हाँ, तो ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी में काउंटर क्लॉकवाइज CCW इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास क्लॉकवाइज नहीं बल्कि काउंटर क्लॉकवाइज। तो इस तरह का जो भी एंगल आप डायरेक्शन लेंगे वो पॉजिटिव तस्वीर किया जाएगा। ये देखें ये बात क्या कह रहे हैं। एंड द नेगेटिव एंगल्स आर मेजर्ड क्लॉकवाइज। यानी अगर आप यहाँ से चलेंगे यूं, ये क्लॉकवाइज होगा, तो ये नेगेटिव तस्वीर किया जाएगा। ये चीज नोट कर लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आगे चल के इस्तेमाल होगी। जी, यहाँ तक नोट कर लिया सबने? बताइए आगे चलें। जी सर। यस सर। ये देखिए, ये हैं वो चंद फिगर्स जिसमें आप फेजर से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो आपको एक तरह से वेक्टर ही दिख रहा है। अगर आप गौर से देखें तो ये क्या चीज दिख रही है? वेक्टर। पहली फिगर में वो क्या कह रहा था कि आपके पास इस फिगर में वो क्या कह रहा है कि फेजर की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ फेजर, वो मैग्नीट्यूड और थीटा जो है वो उसका एंगल यानी डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक दिस। ये लेंथ जो होगी वेक्टर की तरह, ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो इसका थीटा है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, यानी फेज एंगल को। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद उसने क्या कहा था? एक मिनट, ये तो हम आगे चले गए। उसने कहा था कि पार्ट बी में मैग्नीट्यूड 2 है, फेज एंगल 45 है, और पार्ट सी में मैग्नीट्यूड 3 है, फेज एंगल 180 है, और पार्ट डी में मैग्नीट्यूड 1 है, फेज एंगल -45 है। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं। तो आइए जरा देखते हैं बी में। देखिए, मैग्नीट्यूड 2 है, एंगल 45, तो पॉजिटिव था, आपने काउंटर क्लॉकवाइज लिया। दूसरे में वो क्या कह रहा है? दूसरे में कह रहा है कि मैग्नीट्यूड 3 है और एंगल +180 है, तो ये भी आप काउंटर क्लॉकवाइज लेंगे। एंगल 3 है, यहाँ से जब 180 लेंगे तो जाहिर है वो यहाँ तक जाएगा।
काउंटर क्लॉकवाइज। अच्छा 180 में बड़ी मजे की बात है, अगर क्लॉकवाइज भी देते तो भी यही आता, क्योंकि 180 यहाँ से यहाँ तक भी 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक भी 180 होगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 45 लूंगा तो वो यहाँ आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव एंगल हमेशा काउंटर क्लॉकवाइज होगा। और आखिर में वो क्या कह रहे हैं, पार्ट डी में मैग्नीट्यूड 1 है और एंगल -45 है। माइनस का मतलब ये कि डायरेक्शन कैसे लेंगे आप, क्लॉकवाइज। ये -1 है और एंगल -45 है, तो ये नीचे को आ रहा है। तो ये 4 रिप्रेजेंटेशन के तरीके, ये तो जनरल है, ये रिप्रेजेंटेशन के तरीके दिखाए हैं। यहाँ तक कोई सवाल, एनी क्वेश्चन, जल्दी से बताइए। जी सर। अच्छा अब एक सवाल जहन में ये आता है कि भाई इस फेजर का ताल्लुक साइन वेव से हम कैसे जोड़ें, वो अगली स्लाइड में देखते हैं। ये देखिए, ये बड़ी मजे की स्लाइड है। यहाँ पर हम इस फेजर रिप्रेजेंटेशन को साइन वेव के साथ जोड़ते हुए आपको ये दिखा भी रहे हैं पूरी। देखिए वो क्या कह रहे हैं, अ फुल साइकिल ऑफ अ साइन वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय रोटेशन ऑफ अ फेजर थ्रू 360 डिग्री। कॉमन सेंस की बात है, पहले भी मैंने बताई थी कि जब तक एक साइन वेव कंप्लीट होती है तो वो 360 डिग्री होता है, तो इतनी देर में ये साइकिल भी पूरा का पूरा यूं कंप्लीट हो जाएगा 360 डिग्री। ये बताएं, ये एग्री करते हैं आप लोग? भाई 360 डिग्री एक सर्कुलर पाथ है ना पूरा, सही कह रहा हूँ? जी सर। यस सर। अब वो क्या कह रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आप इस बोर्ड में पढ़िए, द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द साइन वेव एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वो कह रहा है कि देखो साइन वेव ये चल रही है, इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या है कि हर इंस्टेंट पे जो भी वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, आप कोई भी वैल्यू हासिल कर सकते हैं इस फेजर से। आप कहेंगे सर कैसे, ऐसे कि आप क्या कहेंगे कि वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल। चले देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री पर जब हमारी वेव फॉर्म है तो हमारा एरो हेड भी 0 डिग्री पर है, एग्री? ये बताएं सब, बताइए। यस। देखिए ये हमारा पॉइंट है, कहाँ गया ये हमारा, जब वेव 0 पर है तो हमारा फेजर ऐसे है, पहले तो ये दिख रहा है, ठीक। जब वेव हमारी पहुंची 45 पर, ये वेव हमारी यहाँ तक पहुंची, तो ये भी 45 डिग्री ऊपर हो गया, ये 45 डिग्री का एंगल है, तो फेजर हमारा ये रोटेट करके यहाँ पे पहुंच गया, क्योंकि ये वेव ऐसे चल रही है, ये रोटेट कर रहा है। जब 90 पे पहुंचा तो फेजर यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। जब आगे यहाँ गया तो फेजर यहाँ आ गया, इस तरह सोन चलते चलते वापस आ गया। ये बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा अब मैं जरा इसको रब कर देता हूँ, दोबारा देखें। जब हमारा यहाँ पर था तो हमारी वैल्यू कितनी थी बताइए, साइन वेव की वैल्यू 0। और हमने यहाँ से वैल्यू निकाली तो वो क्या कह रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल क्या होता है, ये वाई एक्सिस वाला, फ्रॉम द टिप ऑफ द फेजर टू द हॉरिजॉन्टल कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। मुझे बताएं यहां से इसके टिप से वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस तक कितना है? इसका वर्टिकल डिस्टेंस टिप ऑफ द फेजर से एक्स एक्सिस तक कितना है बताइए। नहीं पता भाई, ये आपके पास ये देखिए ये है फेजर। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एरो के इस टिप से लेकर इस एक्सिस तक, ये जो एक्सिस बना है कितना डिस्टेंस है, तो आप क्या कहेंगे, ये तो उसी के ऊपर है, तो 0 नहीं है? जी सर। यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वेव यहाँ पे है, इसकी 0 है, तो इसका भी टिप से वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। अच्छा अब ये पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, पहले तो ये हम देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला क्या है इंस्टेंटेनियस का, आप कहते हैं सर वीपी साइन थीटा, यही फॉर्मूला था ना, बताओ यार। जी सर। तो वीपी साइन थीटा कितना है, साइन 45, और 45 कितना होता है, वीपी अपॉन √2, ये होता है ना 1/√2। जी सर। अच्छा अब ये इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस वर्टिकल, ये वर्टिकल डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी ना, ये डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए ये कैसे निकालो, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया? जी सर। यस। और अगर मैं इस पॉइंट को V1 कह दूं तो ये वाला डिस्टेंस V1 है, V1 निकालना है तो, और ये एंगल कितना है बताएं, 45। तो अगर मैं आपसे साइन का लगाऊं तो साइन 45 डिग्री, साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है इसका, अननोन आपका, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ये तो लेंथ पता है ना आपको कितनी है, ये तो फेजर की कंप्लीट लेंथ है। आप हमने कहा था ना कि फेजर इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है, तो मैग्नीट्यूड इसका एम्पलीट्यूड होता है ना। जी सर। इसका मतलब ये पीक है इसकी, और हाइपोटेन्यूज क्या है, पीक। तो V1 किसके बराबर हुआ, VP, तो ये वही चीज नहीं आ गई, VP sin 45 यानी VP/√2। जी सर।
तो ये इसके पीक से मिल गया। अच्छा, हम ये सारी बातें करें, हम सामने से भी देख सकते हैं कि देखें, ये मुझे बताएं, ये अब दिखा रहा है कि यहाँ ड्रॉप पे पहुंचा, तो ये डिस्टेंस इसका यानी वैल्यू है, तो यही डिस्टेंस, सामने भी वही डिस्टेंस दिख रहा है। अच्छा, जब 90 पहुंचते हैं तो पूरा 1 हो जाता है ना, यानी इसकी पीक वैल्यू हो जाती है। यहाँ पर भी देखें, इसकी वर्टिकल टिप से जब मैं नीचे गिराऊंगा तो पूरी लेंथ ही आ जाएगी ना। जी सर। इसी तरीके से जब यहाँ पहुंचे तो ये 45 के बराबर, आप देखेंगे साइन 45 हो या साइन 135 हो, वैल्यू एक ही होती है, 1/√2। तो ये भी डिस्टेंस। जी और जब 180 पे पहुंचे तो साइन 180 जीरो होता है, तो इसकी टिप से वर्टिकल डिस्टेंस वही फिर हो गया। जब 225 पे पहुंचेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। जब यहाँ पहुंचेंगे ये गिरा, इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, यानी -VP एंड सो ऑन। तो बात समझ में आ रही है आप लोगों को? जी सर। इस तरीके से एक फेजर जो है वो इस तरह से रोटेट करता रहेगा और साइन वेव चलती रहेगी, तो फेजर जो है वो उसकी साइन वेव की हर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये फेजर रिप्रेजेंटेशन है विद साइन वेव। यानी हम जो फेजर हमने पढ़ा, हमने कहा कि यार फेजर तो पढ़ लिया, ठीक है, साइन वेव को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, वो ये स्लाइड है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जी सर। ओके, आगे चलिए। फेजर एंड साइन वेव फार्मूला। अच्छा, ये तो मैं आपको ऑलरेडी निकलवा चुका हूँ कि जो मैंने अभी आपको कहा कि द अपोजिट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज टाइम ऑफ द साइन एंगल। ये अभी तो मैंने निकलवाया आपको कि मैंने क्या कहा कि ये जो चीज निकाल रहे हैं तो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई बाय यहाँ का एंगल। ये हमने कही थी ना बात, तो यही है। देखिए ना, साइन वेव की, चलें वापस इधर आए, इसी स्लाइड पे आए जो पिछली पड़ी थी। साइन वेव की जो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है वो क्या होती है? साइन वेव की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन सर VP sin थीटा। ये होती है ना, जी ये सर। होती है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं बनाऊं तो ये अगर मुझे निकालना है और ये इसका पीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ये थीटा है, तो मैं अगर साइन थीटा लूँ तो किसके बराबर होगा, बेस परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूं तो ये चीज नहीं बन रही। बिल्कुल सर। तो यही बात आगे वो कह रहा है कि जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जो हमने साइन वेव की ये इक्वेशन देखी थी, बेसिकली वो ये चीज है, द अपोजिट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज टाइम्स द साइन एंगल। ये हाइपोटेन्यूज है और ये साइन एंगल है। तो ये जो इक्वेशन आप इंस्टेंटेनियस की निकालते हो वो बेसिकली फेजर में राइट एंगल से निकल आती है, और ये काम वोल्टेज के लिए हो या करंट के लिए हो, देयर इज नो इशू, मतलब आप किसी के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि आपने जाहिर है वेव फॉर्म अगर वोल्टेज किया तो वोल्टेज ले लेंगे, फेजर भी वोल्टेज का हो जाएगा। अगर वेव फॉर्म करंट किए तो आप करंट ले लेंगे और फेजर भी करंट का हो जाएगा। यानी पिछली वाली स्लाइड में अगर आप देखें तो ये वोल्टेज है, अगर मैं यहाँ वाई एक्सिस वोल्टेज का कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू भी वोल्टेज हो जाएगी, वाई एक्सिस करंट का कर दूं तो यहाँ पर वैल्यू भी करंट की हो जाएगी, वाई एक्सिस में अगर पावर कर दूं मिसाल के तौर पर तो यहाँ वैल्यू भी पावर की हो जाएगी। तो बात इस पर डिपेंड नहीं करता वैल्यू क्या है, बात हम यहाँ पर सिर्फ रिप्रेजेंटेशन साइन देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स देख रहे हैं। मोयुद्दीन अपना माइक म्यूट करें। यहाँ पर हम रिप्रेजेंटेशन सिर्फ देख रहे हैं कि साइन वेव फेजर से कैसे रिप्रेजेंट हो रही है, वैल्यू कोई भी हो सकती है। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर? जी सर। यहाँ पर देखें मजीद इसको बता दिया, जो मैंने अभी आपको पहले बताया मजीद बता दिया। देख लें कि हमारे पास अगर ये साइन वेव है तो ये इस एंगल पर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ, राइट ट्राइंगल डेरिवेशन ऑफ साइन वेव फार्मूला, जो अभी हमने डेरिवेशन की थी, राइट ट्राइंगल डेरिवेशन ऑफ साइन वेव फार्मूला के, साइन वेव का जो फार्मूला है वो राइट ट्राइंगल से कैसे निकलता है, ये आपके सामने है। ठीक है भाई, अगर किसी का कोई इशू है तो पूछ सकता है भाई। अगर आप खामोश रहेंगे तो मुझे इल्हाम नहीं हो रहा कि मुझे खुद ब खुद पता चल जाए कि भाई कौन, मतलब किस स्टूडेंट को कहाँ पर इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्लास में तो देखिए आप लोग जब होते थे मैं आपकी शक्ल देख के बताता था कि भाई आपको नींद आ रही है आप उठ जाओ, आपको समझ में नहीं आ रही आप पूछो। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ ना, तो आप खुद ही पूछ लें, अदरवाइज मेरी तो जिंदगी आसान है, मैं आगे जाता रहूंगा, बस आप कुछ पूछेंगे नहीं तो इसलिए आप खुद ही पूछना है आप लोगों ने अगर कोई इशू है। सिर्फ एक बात पूछनी है। जी बोले उजैर। जी सर, ये मतलब ये अभी उसका है ना, वोल्टेज की रिप्रेजेंटेशन है ना? नहीं 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 तो नहीं अगर पावर नहीं, मैंने आपको ये बताया ना, देखो साइन वेव की रिप्रेजेंटेशन फेजर के साथ है। वैल्यू आप वोल्टेज जी ले लें तो ये भी वोल्टेज बन गया, करंट ले लें तो करंट बन गया, पावर ले लें तो पावर बन गया, मतलब कि फार्मूला में कोई चेंज नहीं आएगा। आप कुछ भी यहाँ पर रिप्रेजेंट यानी कोई भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं। ये वेव नहीं रहेगी, सिर्फ और साइन की सिर्फ, रहेगी। हाँ हाँ देखो ना, ये रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इस वेव और इस मेथड की है, तो मेथड में वैल्यू कोई भी डाल लें आप। अब यहाँ वोल्टेज लिखा है ना भाई, ये मैग्नीट्यूड जी वोल्टेज का है तो ये लेंथ वोल्टेज हो गई। अगर ये एम्पलीट्यूड करंट का होता तो लेंथ करंट हो जाती, दैट्स इट। सही है सर। ठीक है ना? सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? जी सर। मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन होगा ना, निकालेंगे थोड़ी।
इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल रहे हो मेरे भाई, ठीक है। ओके सर। आपको अगर देखो ना, अगर मैं आपको एक वेव फॉर्म दूं बिल्कुल अननोन, कुछ भी ना दूं और आपको बोलो निकाल दो, तो जाहिर है आप नहीं निकाल सकते, फिर सिर्फ फॉर्मूला ही निकाल सकते हो। कुछ ना कुछ तो देंगे तो आप दूसरी चीज निकालोगे ना। जी सर। कुछ भी नहीं देंगे तो आप कैसे निकालोगे, है ना। बिल्कुल। अच्छा चले आगे चलते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेजर एंगल्स। अच्छा इसमें असल में उन्होंने एक चीज बताई है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कि हम, ये तो मैंने आपको बात बता दी थी कि काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंगल होगा और यानी एंटी क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही होता है ना, वो पॉजिटिव एंगल होगा और क्लॉकवाइज आपके पास नेगेटिव एंगल होगा, ठीक है। तो ये बल्कि आप इसको मैं न्यूमेरिकल में कराता हूँ, इसको अभी आप फिलहाल रहने दें वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ये एंगल्स को माइनस प्लस कर रहा है, हम इसको न्यूमेरिकल में करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। फॉर द फेजर इन ईच पार्ट ऑफ दिस फिगर डिटरमिन द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वैल्यू, आल्सो एक्सप्रेस ईच पॉजिटिव एंगल shown as an equivalent negative angle. The length of each phasor represents the peak value of the sinusoidal. देखिए ये वोल्ट जो यहाँ पे स्लाइड में ये जो चीज कर रहा है वो यहीं पे न्यूमेरिकल में इंप्लीमेंट हो रही है। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि इसकी वो बताएं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। आइए पार्ट ए, ठीक है, बताएं इसकी, इस पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगी। 10 नहीं 0 होगी। 0 सर। 0 होगी सर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि आप भूल गए वो टिप से वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो टिप से वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ 0 है ना। जी सर। यहाँ पर कितनी होगी सर 5 होगी। 5 होगी, बिल्कुल। यहाँ पर 10 होगी। 10 होगी, बिल्कुल सही। अच्छा ये आसान है, मतलब ये आप लोग तो देख लेंगे, तो जस्ट प्रैक्टिस है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, आल्सो एक्सप्रेस ईच पॉजिटिव एंगल शोन एज एन इक्विवेलेंट नेगेटिव एंगल, द लेंथ ऑफ ईच, ठीक है। देखो लेंथ को तो बता दिया। अब ये देखो ये पॉजिटिव एंगल है ना, इसको अगर नेगेटिव एंगल करना है तो यार बड़ा आसान है ना, यहाँ से ये वाला नेगेटिव एंगल है, तो कैसे निकालोगे आप बताओ। 360 में से 135 माइनस कर देंगे ना। जी सर। दैट्स इट। इसी तरह ये है, इसी तरह ये तो कर लेंगे तीनों क्वेश्चन। जी सर। तो ये बहुत आसान चीज है कि आपने ये पॉजिटिव एंगल 135 है तो नेगेटिव एंगल कितना होगा, वो यहाँ से यहाँ तक होगा, तो 360 से 135 माइनस कर दें। यहाँ से यहाँ कितना होगा, 90 होगा ना। जी सर। जी सर। और यहाँ से यहाँ कितना होगा, 30 होगा, यानी -30 माइनस और ये -135 माइनस कर दें, जो भी आ रहा हो, ठीक है। जी सर। 360 में से 100 निकाले, 260 में से 35 निकालो, 225, 225 -225 होगा ना ये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। जी सर। अच्छा ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, वैसे तो 5 मिनट है अभी। चलिए मैं दूसरी स्लाइड लगाता हूँ, अभी ये टाइम खत्म होगा फिर मीटिंग नहीं शुरू करूंगा। अच्छा जी, ये मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपको नजर आ रही है। जी सर आ रही है। हाँ ये क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। हाँ तो हेडिंग दीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और अब आप ये बताएं कि ये तो सबने पढ़ा होगा ना, ये तो ऐसा कोई बच्चा नहीं होना चाहिए जो कहे कि सर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर सबने पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ। जी सर पढ़ा हुआ है शायद, क्योंकि यहाँ तक इस कोर्स तक पहुँचते पहुँचते आपने जाहिर है ये चीज़ पढ़ी होनी चाहिए, प्री रैक है ये। वैसे तो सबसे बड़ी बात इंटर में था कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटर में सबने पढ़ा होगा। अगर किसी ने इंटर में नहीं पढ़ा तो ऑब्वियसली फिर मैथ्स के कोर्स में आपका जो पहला अप्लाइड कैलकुलस था या सेकंड कोर्स जो भी होगा उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, किस कोर्स में पढ़ा है आपने मैथ्स के, बताओ जरा। अप्लाइड कैल में पढ़ा है, किस नहीं सर, फिर किसमें पढ़ा है। इंटर में तो नहीं, बचपन यहाँ में पर किसमें पढ़ा है। सर अप्लाइड कैलकुलस में से क्या कह रहे हो तैमूर, अप्लाइड कैल में नहीं पढ़ा या पढ़ा है। नहीं पढ़ा था किसमें पढ़ा है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। नहीं पढ़ा सर, नष्टिमान के बाद अभी तक नहीं पढ़ा था। यार ऐसा पढ़ेंगे आप ही पढ़ाएंगे। नहीं यार, आपकी मैं मेहरबानी। चले मैं आपकी क्लास के बाद मैं आपके मैथ्स के टीचर से पूछ लेता हूँ। मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा क्योंकि आप आई थिंक एक कोर्स पढ़ चुके हैं और 2 कोर्सेज आप पढ़े हैं, 3 कोर्सेज मैथ्स के, उन 3 कोर्सेज में अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया।
नो सर, हम झूठ बोलेंगे मैं क्या कह सकता हूँ यार, मुझे सर, यकीन आपको नहीं आ रहा यकीन आपकी करना बात चाहिए। पे। हाँ, यकीन करते करते तो यहाँ तक पहुँच गए यार, इस नहज तक। चलें, जी सर, नहीं पढ़ा सर। ठीक है, मैं क्रॉस चेक कर लूंगा, ठीक है। खैर, कॉम्प्लेक्स नंबर तो पढ़ाना फिर मुझे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये तो काफ़ी बड़ी चीज़ है। अच्छा ये बताएं, आप लोग आयोटा पढ़ा हुआ है? ये वाली, इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा है आयोटा? जी सर, ये पढ़ा है। इंटर वाले को ये चीजें आती हैं सर। क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ पढ़ा हुआ इंटर वाले थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ होता है इंटर में। खैर, हाँ, ए लेवल में तो कुछ पढ़ाते ही नहीं है ना। सर ये तो फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इंटर के फर्स्ट ईयर में भी मौजूद है। तो चलिए ठीक है, थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में सिंपल आप एक चीज़ याद रखें कि हमारे पास एक हमारे पास जो रियल नंबर सिस्टम होता है उसके मुकाबले में, यानी रियल नंबर सिस्टम के कंपैरिजन में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में हमारे पास ये होता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट हमारा रियल पार्ट होता है और दूसरा पार्ट हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। इसको नोट कर लीजिए, एक हमारा रियल होता है, दूसरा हमारा इमेजिनरी होता है। इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों के सम को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट जो रिप्रेजेंट होता है वो चूरी बनाना। एक उज़ैर म्यूट करो माइक। एक हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर होता है वो एक सिंबल से एक रिप्रेजेंट होता है, जिसको हम आयोटा कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज कॉल्ड आयोटा। इसको नोट कर लीजिए। आयोटा वर्ड आई थिंक ज़ाहिर इंग्लिश लैंग्वेज का तो नहीं है, ग्रीक या लैटिन वर्ड लैंग्वेज का वर्ड होगा आयोटा। ये सिंबल भी वही, बल्कि वहीं से है, जैसे अल्फा बीटा गैमा है, इसी तरह आयोटा एक सिंबल है। आयोटा से इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये जो आयोटा होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है -1 का स्क्वायर। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर आप अपने कैलकुलेटर पे -1 को स्क्वायर रूट करें तो आपका आंसर क्या आएगा? जरा करके देखिए। हाँ, नहीं तैमूर, सही आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? एरर दे देगा था साइंटिफिक एरर। बिल्कुल ठीक, एरर देगा। आप लोग जो जिनके पास कैलकुलेटर हैं वो जरा चेक करके देख लें कि -1 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमारे पास एरर आता है, ठीक है। तो ये हमारा इमेजिनरी नंबर कहलाता है। अच्छा, टाइम खत्म हो रहा है, मैं मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग जल्दी से आ जाएं सारे के सारे। सर वो